क्लास 12th बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पूरे पाठ्यक्रम को समाप्त करने के पश्चात आपकी पाठ्यपुस्तक में एनसीईआरटी पर आधारित जो भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 2022 में होने वाली बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक विषय का पाठ्यक्रम 30% घटा दिया गया है, जिसके अंतर्गत कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं पढ़ना है। जैसा कि आपको पता है कि 12th बायोलॉजी की पहली यूनिट रिप्रोडक्शन है, जिसमें पहला चैप्टर जीवों में जनन, जिसे आपको नहीं पढ़ना है। इसलिए हम चैप्टर नंबर 2 पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इस चैप्टर के एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्नों को ले रहे हैं। अपनी बुक को सामने रखिए और एनसीईआरटी पर आधारित जो भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को पढ़ करके उनके उत्तरों को समझने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न है, एक आवृतबीजी पुष्प के उन अंगों के नाम बताइए जहां पर नर एवं मादा युग्मोद्भिद का विकास होता है। अर्थात एंजियोस्पर्म के पुष्प के उन अंगों के नाम बताने हैं जहां पर गैमेटोफाइट मेल और फीमेल दोनों का विकास होता है। आपने इस चैप्टर को विधिवत पढ़ा है, उसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि मेल गैमेटोफाइट अर्थात नर युग्मोद्भिद का विकास परागण से पहले परागकोश में और परागण के पश्चात स्टिग्मा अर्थात वर्तिका पर होता है, जबकि फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मोद्भिद का विकास ओवरी के अंदर स्थित बीजांड या ओयूल में होता है। इस तरह से संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि मेल गैमेटोफाइट का विकास परागकोश में, जबकि फीमेल गैमेटोफाइट यानी मादा युग्मोद्भिद का विकास अंडाशय के अंडकोश में होता है। प्रश्न संख्या 2 है, लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए और इन घटनाओं के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन संपन्न होता है। इन दोनों घटनाओं के अंत में बनने वाली संरचनाओं के नाम बताइए। जैसा कि आप जानते हैं, लघु बीजाणुओं अर्थात परागकणों के निर्माण की प्रक्रिया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन कहलाती है और यह प्रक्रिया परागकोश यानी एंथर के अंदर होती है। इसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन अर्थात मियोटिक सेल डिवीजन होता है और इस प्रक्रिया के अंतर्गत निर्मित कोशिकाएं परागकण अर्थात पॉलिन ग्रेन्स कहलाती हैं, जबकि गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को हम मैक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। यह प्रक्रिया बीजांड अर्थात ओयूल के अंदर होती है। इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत निर्मित कोशिकाओं को हम मेगास्पोर के नाम से जानते हैं। आप इनके दोनों में अंतर को भी इस टेबल के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं, जैसा कि माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम के अंतर को भी स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित शब्दावलियों को सही विकासी क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो शब्दावलियों के अंतर्गत जो भी शब्दावली दी गई हैं आप अपनी बुक को सामने रखिए और देखिए कि शब्दावली में दिया है परागकण, बीजाणु जनन ऊतक, लघु बीजाणु चतुस्क, पराग मात्र कोशिका तथा नर युग्मक। इन शब्दावलियों का सही विकासी क्रम आपको व्यवस्थित तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले आएगा बीजाणु जनन ऊतक, उसके बाद बीजाणु जनन ऊतक से बनती हैं पराग मात्र कोशिका और पराग मात्र कोशिका से बनता है लघु बीजाणु चतुस्क और लघु बीजाणु चतुस्क से बनता है परागकण और इसी परागकण से बनता है नर युग्मक अर्थात मेल गैमीट। तो सही क्रम होगा बीजाणु जनन ऊतक, पराग मात्र कोशिका, लघु बीजाणु चतुस्क, परागकण
और फिर नर युग्मक। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक प्रारूपी आवृतबीजी के बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए। तो डायग्राम आपके सामने है, जिसमें प्रमुख रूप से आपको चलाजल एंड, माइक्रोपाइलर एंड को दर्शाना है, फिर एंटोगमेंट्स को दर्शाना है, और जहाँ से बीजांड जुड़ा होता है उस स्थान को फ्यूनिकल कहते हैं। अंदर में न्यूसेलस होता है, न्यूसेलस के अंदर में एम्ब्रियोसैक, जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से आप सारे जो इसमें उपस्थित चीज़ें हैं इनको आप दर्शा सकते हैं। इस तरह से प्रश्न संख्या 4, जिसमें बीजांड की लंबवत काट अर्थात एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना और इसके विभिन्न भागों का चित्रीय निरूपण इस डायग्राम में किया गया है। डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बनाकर इसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। इसमें आप लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक बीजांडांशन से एक पतले व्रंत से जुड़ा रहता है। इस पतले व्रंत को हम फ्यूनिकल या फ्यूनिकुलस के नाम से जानते हैं। बीजांड का शरीर बीजांड व्रंत के जिस बिंदु से जुड़ा होता है उसे हाइलम कहा जाता है, और बीजांड व्रंत के बीजांड के शरीर से संलग्न होकर रेफी निकलती है। रेफी का ऊपरी भाग सिरा जो अध्यावरण और न्यूसेलस की को जोड़ता है उसे हम चलैजा कहते हैं। बीजांड के अंदर का अधिकांश भाग पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है, जिसे हम न्यूसेलस कहते हैं। यह एक या दो इंटोगमेंट्स या कवच से ढका रहता है, जिसे हम इंटोगमेंट्स कहते हैं, और दो आवरणों वाले बीजांड को हम बाइटेगमिक बीजांड, और ऐसा बीजांड जिसमें एक ही आवरण होता है उसे हम यूनिटेगमिक बीजांड के नाम से जानते हैं। बाहर का आवरण आउटर इंटोगमेंट और अंदर वाले आवरण को हम इनर इंटोगमेंट्स कहते हैं। टेगमेंट्स के शीर्ष पर एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं, और बीजांड काय के मध्य में एक थैली जैसी रचना होती है जिसे एम्ब्रियोसैक कहा जाता है। भ्रूण कोश में 3 कोशिकाएं निभाग की ओर होती हैं जिन्हें हम एंटीपोडल्स कहते हैं। 2 स्वतंत्र पोलर न्यूक्लियाई मध्य में होते हैं तथा 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार अर्थात माइक्रोपाइल की ओर होती हैं, जिन्हें हम एक्सेल तथा आसपास की स्थित कोशिकाओं को सहायक कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। इस तरह से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब, जिसमें एक प्रारूपी आवृतबीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए स्पष्ट और साफ सुथरा डायग्राम बनाना था। क्वेश्चन नंबर 5 है, आप मादा युग्मोद्भिद के एक बीजाणुज विकास से क्या समझते हैं? तो गुर बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप बीजांड में 4 गुर बीजाणुओं का निर्माण होता है। अधिकांशतः इन 4 गुर बीजाणुओं में से 3 तो नष्ट हो जाते हैं तथा संपूर्ण मादा गैमेटोफाइट या युग्मोद्भिद का विकास केवल एक शेष बचे गुर बीजाणु से होता है। मादा युग्मोद्भिद का इस प्रकार से विकास होना मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट या एक बीजाणुज विकास कहलाता है। तो एक बीजाणु विकास या मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट को भी आपने समझ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक स्पष्ट और साफ सुथरे चित्र के द्वारा परिपक्व मादा युग्मोद्भिद के 7 कोशीय 8 केंद्रकी प्रकृति की व्याख्या कीजिए। तो एक स्पष्ट साफ सुथरा डायग्राम भी आपको बनाना है, जिसमें आपको बताना है कि 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आवृतबीजियों में एक प्रारूपी मादा युग्मोद्भिद या भ्रूणकोश में 7 कोशिकाएं होती हैं, जिसमें एक एग सेल या मादा युग्मक, 2 सहायक कोशिकाएं या सिनर्जिड्स, 3 प्रतिमुख कोशिकाएं या एंटीपोडल तथा एक केंद्रीय कोशिका या सेंट्रल सेल होती है। केंद्रीय कोशिका में 2 केंद्रक होते हैं जिन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई या ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। इस प्रकार मादा युग्मोद्भिद में 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं। ये डायग्राम
भी आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। एंटीपोडल सेल्स 3 हैं, नीचे सिनर्जिड्स 2 हैं, एक एग सेल है और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई स्पष्ट रूप से बने हैं। कोशिकाओं की संख्या गिनेंगे तो आप पाएंगे देयर आर 7 सेल्स और न्यूक्लियस की संख्या गिनेंगे तो देयर आर 8 न्यूक्लियस। इसीलिए इस स्ट्रक्चर को 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो लिखा है उनिमल परागकणी पुष्पों अर्थात कैज़्मोगैमस फ्लावर से क्या तात्पर्य है। क्या कैज़्मोगैमस फ्लावर्स या क्या क्लिस्टोगैमस फ्लावर या अनुन्मीली पुष्पों में परपरागण संपन्न होता है। अपने उत्तर को तर्क सहित दीजिए। इस तरह से आप सबसे पहले जानें कि कैज़्मोगैमस फ्लावर क्या होता है और क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होता है। उन्नीमल कैज़्मोगैमस फ्लावर परागकणी पुष्प ऐसे पुष्प होते हैं जिनमें परागकोश तथा स्टिग्मा बाह्य परागण कारकों के लिए पूर्ण रूप से खुले होते हैं। अधिकांश पुष्प उन्नीमल परागकणी ही होते हैं। जब ये पुष्प पूर्ण रूप से खुले होते हैं तब इनमें परपरागण अर्थात क्रॉस पॉलिनेशन का अच्छा अवसर होता है, जबकि अनुन्मीली पुष्प सदैव अर्थात क्लिस्टोगैमस फ्लावर हमेशा बंद रहते हैं और कभी भी नहीं खुलते हैं। इसलिए इनमें हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण ही होता है। ऐसे पुष्पों में परपरागण संभव नहीं है। तो आपने स्पष्ट रूप से समझ लिया होगा कि कैज़्मोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस फ्लावर दोनों में क्या डिफरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है पुष्पों द्वारा स्वपरागण को रोकने के लिए विकसित की गई 2 कार्यनीतियों का विवरण दीजिए। तो ऐसी 2 कार्यनीतियाँ क्या हैं जिनके कारण स्वपरागण को रोका जा सकता है। तो ऐसा आप जानते हैं पुष्पों में स्वपरागण को रोकने के लिए विकसित की गई कार्यनीतियाँ, सबसे पहला है विषम रूपता। विषम रूपता से क्या तात्पर्य है, जिसको हम हेटेरोमॉर्फिज्म कहते हैं। कुछ पादपों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र की स्थिति के आधार पर पुष्प 2 प्रकार के यानी डाइमॉर्फिक या 3 प्रकार के ट्राइमॉर्फिक हो सकते हैं। पुष्पों में विषम रूपता 2 कारणों से होती है। पहला कारण है हेटेरोएंथी अर्थात विषम परागकोशता। क्या होती है विषम परागकोशता से नाम से स्पष्ट है, जब विभिन्न पुष्पों के वर्तिकाग्र अलग अलग लंबाई के हों, जैसे कि द्विरूपता प्रिमरोज, अलसी और पोगोपाइरम आदि के पुष्पों में, तथा त्रिरूपता ऑक्जेलिस यानी खट्टी बूटी और लाइथ्रम के पुष्पों में पाई जाती है। जबकि दूसरा कारण है एक लिंगाश्रयी या डायोसियस कंडीशन। डायोसियस क्या होता है, एक लिंगी पौधों में नर तथा मादा जननांग अलग अलग होते हैं। जब नर तथा मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर लगे होते हैं तो ऐसे पौधों को एक लिंगाश्रयी या डायोसियस कहते हैं, जैसे कि पपीता, केवड़ा, सहतूत, भांग आदि। ये ऐसे पौधे हैं जो कि डायोसियस होते हैं, अर्थात इनमें नर और मादा जननांग अलग अलग पौधों पर होते हैं। तीसरा कारण सेल्फ स्टेरिलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी अर्थात स्वबंधता भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि स्वपरागण रोकने के लिए उत्तरदायी होती है। यह वह दशा होती है यदि किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं लेकिन उनमें निषेचन की क्षमता नहीं होती। यह अनेक कारणों से हो सकती है, जैसे मालवा, जैसे पैसिफ्लोरा, जैसे आलू, तंबाकू आदि में। इन पौधों में जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो उनका जर्मिनेशन नहीं हो पाता, परंतु जब ये परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वो अंकुरित हो जाते हैं। इस तरह से पुष्पों द्वारा स्वपरागण को रोकने के लिए
विकसित की गई 2 कार्यनीतियाँ आप समझ चुके हैं। इसके अलावा भी डाइकोगैमी और हेटेरोगैमी भी स्वपरागण को रोकने के लिए विकसित की गई कार्यनीति के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 9 है स्व अयोग्यता क्या है? स्व अयोग्यता वाली प्रजातियों में स्वपरागण प्रक्रिया बीज की रचना तक क्यों नहीं पहुंच पाती? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में पूछा गया है, अर्थात स्व अयोग्यता स्वपरागण को रोकने की आनुवांशिक विधि है। इस विधि में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की स्टिग्मा पर अंकुरित होने में असमर्थ होते हैं। यह परागकण तथा वर्तिकाग्र के बीच कुछ ताला एवं कुंजी यानी लॉक एंड की प्रकार के रसायन संबंधों के कारण होता है। आनुवांशिक रूप से एक पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरित होने में असमर्थ होने के कारण स्वपरागित जातियों में बीज का निर्माण नहीं हो पाता। तो स्व अयोग्यता अर्थात इनकम्पैटिबिलिटी भी आपने समझ लिया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है, जहाँ पर लिखा गया है बैगिंग या इसको हिंदी में बोरा वस्त्रावरण या हम थैली लगाना कहते हैं। यह तकनीक क्या है? पादप जनन कार्यक्रम में यह कैसे उपयोगी है? जिसे हम बैगिंग कहते हैं, अर्थात बैगिंग क्या है और प्लांट ब्रीडिंग में यह किस प्रकार से उपयोगी है? बैगिंग टेक्निक का प्रयोग प्रजनन प्रयोगों में परागकण संदूषण को रोकने के लिए किया जाता है। इस तकनीक में पुष्पों को काली पॉलीथीन की थैली में बंद कर दिया जाता है। थैलियों को केवल परागकणों को वर्तिकाग्र पर छिड़कने के समय ही हटाया जाता है। बैगिंग से लाभ क्या है? पहला लाभ यह है कि दूसरे पौधों के परागकणों से संदूषण को रोकने में लाभदायक है। दूसरा है जंतुओं में होने वाली क्षति को रोकने में लाभदायक है। और तीसरा वर्तिकाग्र पर अवांछित परागकणों के अंकुरण को रोकने में बैगिंग तकनीक आवश्यक होती है या लाभप्रद होती है। इस प्रकार से हम इस तकनीक द्वारा फसल की उन्नतशील प्रजातियां अर्थात इम्प्रूव्ड वैरायटीज तैयार कर सकते हैं और ये प्रजातियां अधिक उत्पादन करने वाली, रोग प्रतिरोधी तथा कीट प्रतिरोधी होती हैं। इन पादपों में रोग की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं तथा वायु एवं जंतुओं द्वारा जननांगों की क्षति को भी रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी महत्वपूर्ण है। ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसंलयन क्या है? यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है? त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम भी बताना है। ट्रिपल फ्यूजन जैसा कि आपने डबल फर्टिलाइजेशन के साथ आपने पढ़ा था, जब एक नर युग्मक अर्थात मेल गैमेट केंद्रीय कोशिका के द्वितीयक केंद्रक सेकेंडरी न्यूक्लियस से संयोजन करके त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष यानी इंडोस्पर्म बनाता है, तो इसे हम त्रिसंलयन कहते हैं। त्रिसंलयन में 3 केंद्रक भाग लेते हैं, एक नर युग्मक अर्थात मेल गैमेट तथा 2 पोलर न्यूक्लियाई जो समेकित होकर द्वितीयक केंद्रक को निर्मित करते हैं। इस प्रकार से ट्रिपल फ्यूजन को हम समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक निषेचित बीजांड में युग्मनज प्रसुप्ति के बारे में आप क्या सोचते हैं? अर्थात एक निषेचित बीजांड में जायगोट डॉर्मेंसी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो अधिकांश पौधों में युग्मनज कुछ समय के लिए प्रसुप्त रहता है, अर्थात निषेचित बीजांड में विभाजन प्रारंभ नहीं होता। इसका कारण यह है कि प्रारंभ में इसमें इंडोस्पर्म उपस्थित नहीं होता जो विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान कर सके। अतः केवल भ्रूणपोष के निर्माण के पश्चात ही जायगोट या युग्मनज में विभाजन प्रारंभ होता है, परिणाम स्वरूप एक भ्रूण निर्मित हो जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें विभेद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पहला है बीज पत्राधार और बीज पत्रोपरिक अर्थात हाइपोकॉटिल और एपिकॉटिल के बारे में पूछा गया है। तो इसमें बीज पत्राधार या हाइपोकॉटाइल
बीज पत्र के नीचे स्थित सिलेंडर के आकार का भाग होता है, जबकि बीज पत्रोपरिक अर्थात एपिकोटाइल बीज पत्र के ऊपर स्थित भ्रूणी अक्ष का भाग होता है। इसका अंतर स्पष्ट है। आप चाहें तो अंतर को आप इस टेबल के माध्यम से भी लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्रांकुर चोल तथा मूलांकुर चोल अर्थात कोलियोप्टाइल तथा कोलियोराइजा, इनमें क्या अंतर होता है? तो प्रांकुर चोल या कोलियोप्टाइल एक खोखली संरचना होती है जिसके अंदर तने का अग्रभाग यानी शूट एपेक्स तथा तरुण पत्तियां बंद रहती हैं, जबकि बीज पत्रोपरिक या कोलोराइजा भ्रूणी अक्ष के निचले सिरे पर स्थित अविभाजित खोल होता है जिसके अंदर रेडिकल तथा रूट कैप बंद होते हैं। तीसरा पूछा गया है इंटेगुमेंट तथा टेस्टा अर्थात अध्यावरण और बीज चोल, इनमें क्या अंतर होता है? तो इनके अंतर को भी आप स्पष्ट रूप से चाहे तो इस टेबल के माध्यम से या ऐसे ही समझ लीजिए। इंटेगुमेंट और टेस्टा में अंतर पूछा गया है तो वह खोल जिसमें अनिषेचित बीजांड बंद रहता है उसे हम इंटेगुमेंट या अध्यावरण कहते हैं, जबकि निषेचन के पश्चात अध्यावरण कठोर हो जाता है तब इसे हम टेस्टा या बीज चोल के नाम से जानते हैं। अगला पूछा गया है परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म तथा फलभित्ति अर्थात पेरिकार्प में क्या अंतर है? तो बीज के अंदर बीजांडकाय का अवशेष रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस पेरिस्पर्म या परिभ्रूणपोष कहलाता है, जबकि फल अर्थात अंडाशय भित्ति का बाहरी भाग फल भित्ति या पेरिकार्प कहलाता है। इस प्रकार से अब क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर को ध्यान से देखिए। एक सेब को आभासी फल या फॉल्स फ्रूट क्यों कहते हैं? पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? तो सत्य फल या ट्रू फ्रूट वह होता है जो निषेचित अंडाशय से विकसित होता है, जैसे कि सेब में फल अंडाशय से विकसित न होकर मांसल पुष्पासन अर्थात फ्लैशी थैलमस से विकसित होता है। इसीलिए हम सेब को आभासी या असत्य फल के नाम से जानते हैं, अर्थात ऐसे फल जिनका विकास अंडाशय के अलावा किसी अन्य भाग जैसे थैलमस इत्यादि से होता है, तो ऐसे फ्रूट को हम फॉल्स फ्रूट या आभासी फल कहते हैं। और सेब यानी एप्पल इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। अगला है विपुंसन, जिसे हम इमैस्कुलेशन कहते हैं। विपुंसन से क्या तात्पर्य है? एक पादप प्रजनक प्लांट ब्रीडर कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है? तो कलिका अवस्था में ही पुष्पों से पुंकेसरों को हटाने की प्रक्रिया को विपुंसन या इमैस्कुलेशन कहते हैं। द्विलिंगी पुष्पों में पर परागण कराने के लिए पादप प्रजनक द्वारा इस तकनीक का प्रयोग पुष्पों के खिलने से पहले ही किया जाता है, अर्थात कलिका अवस्था में पुष्पों से पुंकेसरों को हटाना ही इमैस्कुलेशन या विपुंसन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है यदि कोई व्यक्ति वृद्धि कारकों अर्थात ग्रोथ सब्सटेंसेस का प्रयोग करते हुए अनिषेक जनन अर्थात पार्थेनोकार्पी को प्रेरित करता है तो आप प्रेरित अनिषेक जनन के लिए कौन सा फल चुनते हैं और क्यों? तो अनिषेक जनन को प्रेरित करने के लिए हम बनाना को चुन सकते हैं क्योंकि इसमें प्राकृतिक रूप से बहुत छोटे बीज होते हैं, अतः ऐसे फल को बीज रहित करना एक आसान कार्य होता है। वृद्धि कारकों का प्रयोग करते हुए अनिषेक जनन को केला के अलावा संतरा, अमरूद, पपीता, अंगूर आदि का भी चयन कर सकते हैं क्योंकि ये फल प्रायः बीज रहित होते हैं। इसके अलावा लैंगिक जनन अनुपस्थित होने पर इनमें विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती, जिसके कारण फल की गुणवत्ता समान बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 16 परागकण भित्ति रचना में टेपिटम की भूमिका की व्याख्या करें। तो टेपिटम के बारे में आपने भली भांति पढ़ रखा है। टेपिटम परागकोश में स्थित माइक्रोस्पोरेंजियम की सबसे अंदर की परत होती है।
टेप्टम की कोशिकाएं सामान्यतः द्विकेंद्र की होती हैं। टेपिटम विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है तथा परागभित्ति या पॉलिन वाल के निर्माण में भी सहायता करता है। इस तरह से टेपिटम परागकोश के अंदर की सबसे भीतरी परत होती है जो मिडिल लेयर के नीचे स्थित होती है। परागकोश की सबसे अंदर की सतह को टेपिटम कहा जाता है। इसकी कोशिकाएं वेज शेप्ड और डिप्लॉयड होती हैं जिसमें न्यूक्लियस उपस्थित होता है और यह विकसित होते हुए परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। इसके अलावा परागकण की भित्ति निर्माण में टेपिटम यूबिस कणों का श्रावण करती हैं जो परागकणों को एंजाइम निर्माण के लिए स्पोरोपोलिन व अन्य पदार्थ प्रदान करता है। कीट परागित पुष्पों में परागकण की पोलन कीट का निर्माण टेपिटम द्वारा ही होता है। और इस चैप्टर का एनसीईआरटी बुक में जो अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18, इसमें पूछा गया है असंग जनन या एपोमेक्सिस क्या और इसका क्या महत्व है। तो असंग जनन या एपोमेक्सिस जनन की ऐसी अलैंगिक विधि है जिसमें युग्मकों के संलयन के बिना ही संतति का निर्माण होता है, अर्थात बिना निषेचन के बीज या नए पौधे उत्पन्न करने की विधि को हम एपोमेक्सिस कहते हैं। इस प्रक्रिया में ना तो युग्मक बनते हैं और ना ही इनका संयोजन होता है, अतः इसमें आनुवांशिक विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है। लाभदायक जनकीय लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखने के लिए यह विधि अत्यधिक लाभदायक होती है। तो असंग जनन में गुणसूत्रों का विसंयोजन व पुनः संयोजन अर्थात सेग्रीगेशन और रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, अतः इसमें पौधों के लाभदायक गुणों को हम अनिश्चित समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। इस प्रकार से चैप्टर नंबर 2 पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इस चैप्टर के अंतर्गत आपके एनसीईआरटी पर आधारित जितने प्रश्न थे उनके जवाब को देने का प्रयास किया है। इन प्रश्नों के जवाब प्रश्न सहित अपनी नोट्स कॉपी में अवश्य लिख लीजिएगा। अगले वीडियो के माध्यम से आपके पाठ्यक्रम पर आधारित अगले चैप्टर के एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न और उनके जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।